TV9 भारतवर्ष ने ठाना है 7 हिंदुस्तानियों को बचाना है। 7 हिंदुस्तानी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इन हिंदुस्तानियों का लीबिया में आतंकियों ने अपहरण कर लिया है। हम भरोसा देना चाहते हैं कि ये 7 परिवारों का संकट नहीं, 7 भारतीयों को बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, पूरे देश पर है। शक है कि घटना के पीछे ISIS आतंकियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि ISIS के आतंकियों का ये पुराना रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कई बार अपनी बातें मनवाने के लिए फिरौती, अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने का सहारा लिया है। खास बात यह है कि अपहरण की घटना ऐसे वक्त में हुई है जब ये सभी हिंदुस्तानी वीजा खत्म होने पर अपने घर लौट रहे थे। ऐसे में किसी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और पहले हम आपको यह अहम खबर बता दें एक बार फिर से कि लीबिया में आतंकियों ने 7 भारतीयों को अगवा कर लिया है। आतंकियों ने अगवा किए गए भारतीयों को छोड़ने के लिए $20,000 की फिरौती मांगी है। जिन भारतीयों का अपहरण हुआ है, कहा जा रहा है कि ये लोग उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया, बिहार और आंध्र प्रदेश और गुजरात के रहने वाले हैं। पीड़ित परिवारों, अगवा किए गए भारतीयों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की जा रही है परिवार की तरफ से। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से 7 भारतीयों के अगवा किए जाने के संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लीबिया में 7 भारतीयों को अगवा कर लिया गया और इन 7 हिंदुस्तानियों को छुड़ाने की TV9 भारतवर्ष ने ठानी है। तो जैसा हमने आपको बताया, लीबिया से यहां पर त्रिपोली से असल में इन्हें पहुंचना था पहले इस्तांबुल से होते हुए इन्हें आगे जाना था पेरिस और वहां से आना था इन्हें दिल्ली वापस। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ISIS के आतंकियों का ये खास तरीका है अपनी बातों को मनवाने का। और आतंकी, आप जानते हैं, इस समय उनके सामने भी पैसों का टोटा है। अपने लिए माली इमदाद जुटाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। कहां से माल आए? अब उन्होंने 7 हिंदुस्तानियों को अगवा कर लिया है और जैसे ही उनके परिवार तक ये खबर पहुंची है, उनके ऊपर तो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। वहां की पुलिस ने दिल्ली की उस एजेंसी से संपर्क करने की कोशिश की है जिनके जरिए ये पहुंचे थे विदेश काम करने के लिए, वर्किंग वीजा पर पहुंचे थे। वीजा जब खत्म हो रहा था तो ये हिंदुस्तान लौटने के लिए चल रहे थे। इन्हें 17 सितंबर तक हिंदुस्तान पहुंच जाना था। जब ये हिंदुस्तान नहीं पहुंचे तो यहां इनके परिवार वालों को चिंता हुई, संपर्क साधा गया। कुछ दिनों तक तो ये परिवार के साथ संपर्क में रहे और उसके बाद इनका संपर्क भी टूट गया और अब परिवार वाले खासे चिंतित हैं। आतंकियों के आगे झुके बिना उन्हें छुड़ाना है। घटना वाले इलाके में हालात सामान्य नहीं हैं। अगर साजिश है तो इसके पीछे के चेहरों को पहचाना जाना चाहिए। मुसीबत में ये 7 हिंदुस्तानी हैं और इनके साथ किस तरह की अभी स्थितियां हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। ISIS के अगर ये आतंकी हुए तो उनसे बात कौन करेगा, मीडिएशन कौन करेगा, कब किया जाएगा, ये जाहिर है बड़ा सवाल है। भारत का दुश्मन टर्की भी अगर इसमें शामिल हुआ तो जाहिर है संकट बढ़ जाने वाला है और इनको वहां भेजने वाली एजेंसी की भूमिका की भी पड़ताल करनी पड़ेगी। पीड़ित परिवारों में ये भरोसा पैदा करना होगा कि वो सुरक्षित यहां पहुंच जाएंगे और जाहिर है इसके लिए पूरा का पूरा तंत्र जब काम करेगा तभी इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले भी हिंदुस्तान ने ऐसा करके दिखाया है। आपको याद होगा उस समय के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट VK सिंह साहब पहुंचे थे यमन और करीब 5,000 भारतीयों को, 4,800 टू बी प्रिसाइज, इतने हिंदुस्तानियों को सुरक्षित लेकर वो हिंदुस्तान लौटे थे। हिंदुस्तान ने पहले भी कर दिखाया और एक बार फिर से हम कर दिखाएंगे। 7 हिंदुस्तानियों को छुड़ाना है। TV9 भारतवर्ष ने उठाना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए, जो बताएंगे क्या किया जाना चाहिए, क्या किया गया है और अब आगे क्या होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल RSN सिंह साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। RP सिंह साहब जो कि इस्तांबुल में रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, डिप्लोमेट हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता इस चर्चा में रहेंगे हमारे साथ। मनीष यादव हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं, कुशीनगर में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। विवेक शर्मा ट्रैवल एजेंसी के एंगल से आप इस पूरी खबर को आपको बताएंगे और हमारे साथ इस चर्चा के दौरान जुड़े रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह अहम खबर आपको बता दें कि अगवा भारतीयों में कौन कौन है और वो कहां कहां के हैं। 7 अगवा भारतीयों में कुशीनगर के
मनोज शामिल हैं। अगवा लोगों में देवरिया के महेंद्र सिंह भी शामिल हैं। अगवा भारतीयों में आंध्र प्रदेश के 3 लोग हैं। कुल 7 लोगों में आंध्र प्रदेश के 3 लोग हैं। अमरेली गुजरात के इब्राहिम मुल्तानी भी अगवा लोगों में शामिल हैं। सबसे पहले कुशीनगर चलते हैं। मनीष यादव हमारे संवाददाता वहां से मौजूद हैं। परिवार के लोगों को कहां से क्या आश्वासन मिला है, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? मनीष यादव, आवाज मिल रही है आपको? मनीष यादव लगता नहीं सुन पा रहे हैं। इसके लिए अब क्या किया जाना चाहिए और क्या अब बैक चैनल कोशिशें शुरू? मनीष यादव, आवाज आ रही है आपको क्या? जी दिनेश, मुझे आवाज मिल रही है आपकी। मिल रही है तो बताइए अभी तक क्या किया गया है परिवार की मदद के लिए? कहां से आश्वासन, क्या यहां दिल्ली से भी कोई बातचीत हुई है उनकी? देखिए दिनेश, बहुत मुश्किल समय है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 27 सितंबर को इन्हें पता चला कि उनके जो ये कुशीनगर जिस परिवार के बीच में यहां मौजूद हूं, मनोज सिंह का वो परिवार है, तब से रो रो कर बुरा हाल है। मनोज चौहान का ये परिवार है। अभी तक इन लोगों ने ट्विटर के माध्यम से, पीएम पोर्टल के माध्यम से, ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से केंद्र सरकार के यहां एप्लीकेशन देकर अपनी ओर से प्रार्थना पत्र दिए हैं। अभी तक दूतावास या केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल इन्हें कोई भरोसा नहीं मिला है। हालांकि जानकारी मैं आपके पास लौटूंगा, परिवार से आप बात कीजिएगा, लेकिन विवेक शर्मा के पास अब जाऊंगा। क्या आप इस ट्रैवल एजेंसी की तरफ से कोई बात आपको बताई गई है विवेक अभी तक? देखिए दिनेश, ट्रैवल एजेंसी के अधिकारियों से हमारी बातचीत, उनका साफ कहना था कि 1 साल पहले उन्होंने अपनी टिकट पर जो बनवाई थी उसके द्वारा कुछ लोगों को जो है भेजा था, लेकिन उसके बाद से उनका संपर्क नहीं हो पाया। इस तरह से पहले भी कई बार जो है वो टिकट बनवा कर इसी तरह से लोगों को जो है 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भेजते रहे हैं। पिछले साल जो है ये आयरन वेल्डर के रूप में जो है लीबिया गए थे और उसके बाद इनसे संपर्क नहीं हो पाया। पता लगा था परिवार के माध्यम से ट्रैवल एजेंसी को कि वो लापता हो गए। इसके बाद इंडियन एम्बेसी से जो ट्रैवल कर्मचारी थे उन्होंने बातचीत की और भैया भरोसा जताया गया कि जल्द ही उनकी वापसी जो है वो हो पाएगी, जल्द ही उन्हें छुड़ा लिया जाएगा। 13 तारीख और 14 तारीख को कुशीनगर में जो उनके रिश्तेदार हैं मुन्ना के, उनसे बातचीत मुन्ना की हुई थी। 17 तारीख को वापसी की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद से उनका पता नहीं चल पाया। तो इसी को लेकर ट्रैवल एजेंसी का ये कहना है कि हमारा काम सिर्फ टिकट बुक कराने का है। आगे जिस कंपनी से कॉन्टैक्ट हुआ था, जहां वो काम करने गए थे, वहां पे ज्यादा संपर्क हो रहा है और लीबिया में ये सारा मामला हुआ है। इस तरह की एजेंसीज भी कटघरे में है। लेकिन अब मैं आगे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष झा, क्या कोशिशें होनी चाहिए और क्या वो बैक चैनल कोशिशें शुरू हो भी गई होंगी अगर सार्वजनिक नहीं हुई है, अगर इस बारे में कोई खबर अभी तक? बिल्कुल दिनेश, देखिए TV9 भारतवर्ष की मुहिम इस मामले को लेकर जारी है और सबसे पहले मैं अपने सहयोगी मनीष यादव से कहूंगा, चूंकि वो उन पीड़ित परिवार के साथ है, कि वो परिवार वालों को इस बात के लिए आश्वस्त करें और उन्हें कहें कि इस मामले में वो उम्मीद का दामन ना छोड़ें। क्योंकि अगर पिछले 4-5 साल में मैंने जो एक पैटर्न देखा है लीबिया में भारतीयों के अगवा होने को लेकर, एक अच्छी बात क्या है कि उस जमीन में भारत का एक गुडविल भी है और इस वजह से भारतीयों को कभी कोई टॉर्चर या किसी तरह के दुर्व्यवहार की घटना मैंने कभी नहीं देखी है। और मैंने इस मामले पर नजर बनाए रखने वाले अधिकारियों से बात की है। उनका कहना यह है कि इनकी रिहाई के लिए प्रयास चल रहे हैं और इसके लिए स्थानीय सरकार और कुछ वहां पर जो लोकल संगठन है उसके संपर्क में है। चूंकि चलिए, तो एक बहुत बड़ा भरोसा ये मनीष झा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कम से कम पहले हुई घटनाओं को, इसी तरह की घटनाओं को अगर आप ध्यान में रखें तो जो पैटर्न दिखाई देता है वो ये आश्वस्त करता है कि कम से कम उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा होगा और जल्द ही उनकी रिहाई भी मुमकिन होगी। लेकिन मनीष यादव, वहां परिवार वालों को ये आश्वस्त कर दें आप और जल्दी से उनसे बात कराएं, क्योंकि फिर मेहमानों के पास जाना है। देखिए बिल्कुल दिनेश, माँ उनकी साथ है, परेशान है, मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं। पहले तो माताजी, मैं TV9 भारतवर्ष की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपकी लड़ाई, आपको लड़ाई को मुहिम बनाकर हम लोग लड़ रहे हैं और उम्मीद बांधे रखिए। कब बात हुई थी आपकी उनसे आखिरी बार? अमूमन तौर पे तो बात करते होंगे फोन पे? वो लोग करते जो पहले करते रहना। हाँ, पहले करते ना कि हम मैंने बानी हम आई भी 20 तारीख के हम आई, हमसे कह ले रहा 20 तारीख के हम आई। हाँ, वापसी की बताया था कि 20 तारीख को हम यहाँ आ जाएंगे। हाँ, 20 तारीख हम यहाँ घर पर पहुँच जाएंगे, हमसे ये बात कह ले रहा। दिनेश, 14 तारीख को उनकी पत्नी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत हुई थी, भरोसा दिलाया था कि 13 को वीजा खत्म हो रहा है, 14 को हम लोग यहाँ से चलेंगे, त्रिपोली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 17 को वहां से रवाना होंगे और 20 तक यहाँ पहुंच जाएंगे, ये भरोसा दिया था। 14 को बातचीत हुई थी आपकी, और क्या क्या बातचीत हुई थी?
2 मिनट बटे कि कंपनी वाला हमसे सिम ले ले बा आ हम जा तनी ऑफिस की कोरोना के जांच करावे ओकरे बाद से 14 तारीख के फिर 2 मिनट खातिर 13-14 के बात करे कि 8 तारीख 17 तारीख के हमारा टिकट बा 17 तारीख के हम दिल्ली में चली आई। 17 को दिल्ली पहुंच जाएंगे। अच्छा, पता कब चला आपको कि उनका अपहरण हो गया है? उसके बाद क्या कोई केंद्र सरकार की ओर से या दूतावास की ओर से कोई संपर्क साधा गया आपसे? नहीं, हमको पता चला कि हमारे घर के लोग गए थे दिल्ली, तब पता चला। जब 20 को यहाँ लौटे नहीं तब दिल्ली पहुंचे आपके घर के लोग? हाँ, दिल्ली ऑफिस में फोन करने के तब दिल्ली के कोनो ऑफिस वाला कुछ नहीं बताते रहे। ट्रैवल एजेंसी वालों के पास आप लोग पहुंचे? जी। तो क्या बातचीत हुई, क्या बताया उसने? सर पहले तो हम लोग फ़ोन मतलब कर रहे थे तो फ़ोन काट दे रहे थे। मतलब पहले मैंने बताया फ़ोन करके कि मैं मुन्ना चौहान के घर से बोल रहा हूँ, तो फ़ोन काट दे रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने ट्रैवल एजेंसी वाले जानबूझ के सुन के फिर फ़ोन काट दे रहे थे, कोई जानकारी नहीं दे रहे थे? कोई जानकारी नहीं दे रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने 26 तारीख को टिकट किया, 27 तारीख को हम लोग गए। तो 27 तारीख को वहाँ पे गए तो हम लोग शाम को, संडे था उस दिन, हम लोग गए उसके पास। तो उसका पीए जो था वो मतलब हम लोग को मतलब जो झाड़ के नहीं बोला जाता है वैसे हम लोग से बातें करता था। उसके बाद वो जो कंपनी का मैनेजर है गौरव, तो उसके बाद गौरव ने हम लोग को, गौरव को बुलाया गया। तो मतलब बाद में तो गौरव जी आए, उसके बाद बोल रहे हैं कि उसके बाद जब हम लोग अच्छे से उन लोग से बातें किया करें तो बोल रहे हैं कि उनका मतलब अपहरण हो गया है और फिरौती की मांग करी है वहाँ की। मतलब आप लोगों को सूचना भी नहीं दी? जिस ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से मनोज वहां गए थे, उस एजेंसी ने आपको सूचना नहीं दी, जबकि उन्हें पहले से मालूम था? नहीं, पहले से ही मालूम था, लेकिन हम लोग को सूचना नहीं दी। तो उसके बाद हम लोगों ने कि वहाँ पे ऑनलाइन प्रसाद नगर में, मतलब प्रसाद नगर थाने में FIR की। उसके बाद हम लोगों ने मतलब PM पोर्टल मदद वाले पे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने विदेश मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में हम लोगों ने पत्र लिखा। उसके बाद कोई अभी तक रिप्लाई नहीं मिला। जिलाधिकारी के माध्यम से कोई भरोसा दिलाया हो? जी, सांसद हम लोग सांसद जी के द्वारा, जो महाराजगंज जिले के हैं, उनका नाम है पंकज चौधरी, उनके द्वारा भी मतलब PM पोर्टल पे हम लोगों ने किया। लेकिन TV9 भारतवर्ष आपको आश्वस्त और ये भरोसा देना चाहता है कि हम लोग आपकी लड़ाई को मुहिम बतौर लड़ रहे हैं और हम लोग उन्हें वापस आपके देश, आपके बीच लाकर रहेंगे। जी सर, मेरा तो उम्मीद बनता है कि वापस लाने के लिए तो आप दोनों भी बिल्कुल परेशान ना होइए, ना आप परेशान होइए ना माता जी आप परेशान होइए, रोइए बिल्कुल नहीं। वालों के बीच में आप बने रहिए। मैं लौट रहा हूं आपके पास मनीष, लेकिन अभी चलूंगा हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनकी तरफ, और सबसे पहले RP सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा मैं। RP सिंह साहब आप तैयार रहिए, लेकिन उससे पहले ये अहम खबर, बड़ी खबर ये है और राहत की उम्मीद भी, ये उम्मीद जगी है TV9 भारतवर्ष की मुहिम से। 7 हिंदुस्तानियों के संपर्क में विदेश मंत्रालय, जिला प्रशासन के जरिए परिवारों को दिया भरोसा, अगवा भारतीयों को छूटने की उम्मीद बढ़ी। लीबिया में आतंकियों ने किया है 7 भारतीयों को अगवा। तो इस समय पता यह चल रहा है कि बेशक अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन विदेश मंत्रालय संपर्क में है और जल्द ही इस बारे में आधिकारिक रूप से भी कुछ बताया जाएगा। मुमकिन है कि यह भी एक रणनीति का, उन 7 हिंदुस्तानियों को छुड़ाने के संदर्भ में रणनीति का हिस्सा ही हो कि अभी कुछ विशेष इस बारे में सामने जाकर सार्वजनिक ना किया जाए। 7 भारतीय किडनैप हुए हैं लीबिया में। एक बार आपको फिर से बता दें, TV9 भारतवर्ष ने बतौर मुहिम इसको लिया है। इन 7 को यहां पहुंचाने तक हम थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे और वो सिस्टम के वो कंपोनेंट्स जहां तक ये बातें पहुंचना और जिनके जरिए कोशिशें होना जरूरी है, वो हम सुनिश्चित करेंगे कि हो। 7 भारतीय 1 साल से लीबिया में काम कर रहे थे। 1 साल पहले पिछले सितंबर ये गए थे वहां काम करने के लिए और वर्किंग वीजा पर गए थे। वीजा खत्म हो रहा था सितंबर में इस साल, इसलिए ये लौट रहे थे। वो ज्यादातर वहां वेल्डिंग का काम करने के लिए गए हुए थे। 17 सितंबर को इस्तांबुल हवाई अड्डे से इन्हें दिल्ली पहुंचना था। इस्तांबुल आने के लिए सभी को पहले त्रिपोली पहुंचना था और त्रिपोली आने के दौरान भारत से सभी 7 भारतीय अगवा कर लिए गए। 15-16 सितंबर को आतंकियों ने सभी को अगवा किया है। आतंकियों ने इन्हें छोड़ने के लिए 20,000 अमेरिकी डॉलर मांगे हैं। दिल्ली की एनडी एंटरप्राइजेज एजेंसी के जरिए ये गए थे लीबिया। परिवार वालों को जब ये पता चला, जब ये लोग तय वक्त पर यहाँ नहीं पहुंचे, तो उन्होंने संपर्क साधा इस एजेंसी से, लेकिन एजेंसी के लोगों ने कोई खबर पहले नहीं दी, बल्कि इन परिवारजनों का फोन काटा। जब ये वहां पहुंच गए एजेंसी में तो इनको हड़काया गया, धमकाया गया और बाद में यह खुलासा किया गया कि ऐसी घटना हो गई है। ये जाहिर है, ये दिखाता है कि इस एजेंसी का
रवैया कितना गैर जिम्मेदाराना रहा, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन 7 हिंदुस्तानी कौन कौन हैं, इसमें इनके नाम क्या हैं, जिनकी फोटो हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है मुन्ना चौहान, महेंद्र सिंह, वेंकटारो वाचाला, अजय शाह। अगले नाम दिखाइए। मुन्ना चौहान कुशीनगर के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उमेदी रहीम भाई मुल्तानी, ये अमरेली गुजरात के रहने वाले हैं। दान्या बोड्डू जागारो वाचाला, दान्या बोड्डू जागारो वाचाला ये, और इनके साथ एक और, ये 3 आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और देवरिया के रहने वाले हैं। और ये तमाम लोग जो 1 साल के वर्किंग वीजा पर गए हुए थे लीबिया, इनको लौटना था लेकिन तभी इन्हें अपहृत कर लिया गया। आरपी सिंह साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि इन्हें जब अपहरण किया गया है और वहां की सिचुएशन को आप समझते हैं, वहां की परिस्थितियों को समझते हैं, कितना आसान या मुश्किल लग रहा है आपको आगे गिरा? देखिए, इस टाइप की ये दुर्घटनाएं लीबिया से पहले भी हो चुकी हैं। 2015 में हमारे 4 टीचर्स थे, वो भी इसी तरह से अगवा किए गए थे लीबिया में, और उनको एम्बेसी, हमारी एम्बेसी है लीबिया में, और भारत सरकार विदेश मंत्रालय की एफर्ट से उनको छुटाया गया था। 2016 में एक आईटी एक्सपर्ट्स के राला से थे वहाँ, इसी तरह से उनको भी अगवा किया गया था और उनको हमारी एम्बेसी जो त्रिपोली में है उनके पूरे एफर्ट्स के साथ उनको भी वापस किया गया था। जहाँ तक इन लोगों का सवाल है, मैं पूरा आपको भरोसा दिलवा सकता हूँ कि हमारा विदेश मंत्रालय पूरी इस पर कोशिश कर रहा है, हमारी एम्बेसी भी वहाँ से कोशिश कर रही हैं। तो ऐसा हम परिवारों को एक आश्वासन दे सकते हैं भारतवर्ष की सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से, और हमारी एम्बेसी जो आरपी सिंह साहब, आपने ये जो बात बताई ये आश्वस्त करने वाली है, और यही मनीष झा भी कह रहे थे कि पहले भी इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, लीबिया में हमारा दूतावास है और उस दूतावास के जरिए हम इनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। आरएसएन सिंह साहब के पास मैं जाना चाहता हूं, गुरमीत साहब उसके फौरन बाद में आपके पास आ रहा हूं। आरएसएन सिंह साहब, तो क्या ये समझा जाए कि ये पैटर्न बताता है कि चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, आ जाएंगे यहाँ, या इस बात की गारंटी नहीं है पहले हुई घटनाएं कि इस बार भी वैसा हो जाएगा, वो सकुशल आ जाएंगे घर? नहीं, इस बात का तो हम इत्मीनान रख सकते हैं कि कोशिश जो है वो पुरजोर होगी, क्योंकि हम अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं इस सरकार का, आपने जैसा बताया ये यमन का आपने उदाहरण दिया और कई जगहों का, इवन कोविड क्राइसिस में जिस तरह से हमने लोगों को इवैक्यूएट किया, और यमन वाले में तो गोलियां भी चल रही थी उस समय। तो ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बहुत अच्छा है, तो इस पर पुरजोर कोशिश हो रही होगी। उसके लिए मुझे किसी को मेरे जैसे आदमी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार पूरी कोशिश करेगी, और ये पहले जो हिंदुस्तान की सरकार ने कोशिशें की हैं वो इस बात की गवाह है कि जब कभी इस तरीके की ट्रबल्ड जगहों पर हिंदुस्तानी फंसे हैं, भारत की सरकार ने पूरी तत्परता के साथ ये काम किया है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की एजेंसीज क्या करती हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? क्या उनकी ये जिम्मेदारी भी नहीं होती कि कोई खबर अगर उनको पता चल गई है तो वक्त रहते परिवारजनों को दे दें? गुरमीत सिंह साहब, इस तरह की एजेंसीज के बारे में क्या टिप्पणी है आपकी? दिनेश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो एजेंसियां हैं ये सब इन प्रॉब्लम का एक हिस्सा हैं, और ये किसी न किसी तरीके से इसी षड्यंत्र के हिस्से हैं। और देखिए कि इस साल के अगस्त के अंदर में यूएस ने एक बहुत क्लियर वार्निंग दी थी इस इलाके के बारे में, और एक अलर्ट भी दिया था कि किसी वक्त भी कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनैपिंग की, अबडक्शन की, इस प्रकार की। और मैं तो समझता हूँ बैकग्राउंड कुछ भी हो और एनवायरनमेंट कुछ भी हो, हमारे परिवार के ये 7 सदस्य जो हैं इनको छुड़वाना हमारे लिए सबके लिए एक प्राथमिकता है। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार कल आरएसएन सिंह साहब ने कहा कि जुलाई 2016 के अंदर में भी मार्च से लेकर जुलाई तक कोशिश की थी, 4-5 महीने लग गए थे। देखिए अभी जो लीबिया की हालत है 2011 के बाद और स्पेशली 2016 के बाद में, अभी जो ISIS है, जो अल कायदा है, जो मर्सनरी टेररिस्ट इस इलाके में है, इन सब को मद्देनजर रख के
सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी एम्बेसी है वो कांटेक्ट करे और नेगोशिएट करे और पूरा। ये एक बहुत अहम बात कह रहे हैं सर आप कि अगस्त में अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की थी कि यहाँ एब्डक्शन जैसी चीजें हो सकती हैं। आरएसएन सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास मैं आऊंगा सर। एक अहम खबर बताने के बाद 7 अगवा हिंदुस्तानियों के मामले में एक और बड़ा अपडेट है, वो बता दें दर्शकों को। पहले परिजनों को विदेश मंत्रालय से आश्वासन मिल गया, आश्वासन मिल गया। परिजनों को विदेश मंत्रालय की तरफ से आश्वासन मिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और राहत और सुकून देने वाली खबर है, क्योंकि अभी तक विदेश मंत्रालय से कोई समाचार नहीं आने की बात हो रही थी, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने परिजनों से संपर्क साध लिया है। अगवा भारतीय मनोज से हुई मनोज की हुई परिजनों से बातचीत 13 सितंबर को कुशीनगर के मनोज से हुई थी बात। 17 सितंबर को वापस आने की बात कही थी उसने, और उसके बाद जब वो वापस नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई और फिर एजेंसी से संपर्क साधा गया। अपहृत लोगों में कुशीनगर के मनोज चौहान भी शामिल है। मनोज चौहान 1 साल पहले लीबिया गए थे। 7 अगवा भारतीयों में देवरिया के मनोज भी हैं। रिहाई के लिए आतंकियों ने $20,000 की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि जैसा बता रहे थे गुरमीत साहब की पहले एडवाइजरी जारी की गई थी, लीबिया में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। क्या हमने या इस तरह की एजेंसियों ने जो वहां पर लोगों को काम के लिए प्लेस करती हैं और उनसे बीच में रकम ऐंठती हैं, क्या उनको भी कोई सबक लेना चाहिए या इसी तरीके से परेशानियां बनेंगी और फिर उनको सुलझाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे? आरएसएन सिंह साहब। नहीं, मैं कह रहा था, आपने शुरुआत में बिल्कुल सही कहा था कि देखिए ये जो एक्सेस ऑफ ईविल जो है ये पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान, चाइना, ये जो एक्सेस ऑफ ईविल है उसमें एक आईसिस जोड़ दीजिए आप, तो अभी तो वहाँ के जो सराज और हफ्तार जो दोनों जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरे जो उनका रेनेगेड लीडर जो हैं, अभी उनके आपस में बात हुई, अभी ऑयल ब्लॉकेड हटाया है। तो ये पहला शक तो मुझे तुर्की पे जाता है कि ये वो उसी ने ISIS से को लिवरेज करके ये काम करवाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो समीकरण दुनिया में बन रहे हैं, आपने वो जो अज़रबैजान और आर्मेनिया का दिखाया, मैं कहीं पे इसको इससे जोड़ के देखता हूँ मैं, क्योंकि जो आईसिस है लिबिया में उसका उस पर पूरा कंट्रोल है। ये बड़ा इशारा कर रहे हैं सर आप, तेल को लेकर लीबिया के साथ टर्की का समझौता, यूनाइटेड नेशंस में भी उसको दर्ज किया गया, उस समझौते को। टर्की के साथ लीबिया का इस कदर समझौता, और मुमकिन है कि टर्की की डिजाइन पर यह सब किया जा रहा हो। मनीष झा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत अहम बात कह रहे हैं आरएसएन सिंह साहब। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां के जो हालात हैं और उसमें टर्की का रोल तो बेहद संदिग्ध है ही, और इसको अब पूरी दुनिया देख भी रही है। लेकिन साथ ही साथ अभी फिलहाल अगर हम कंसंट्रेट करें कि 7 भारतीयों के अगवा होने को लेकर, तो मुझे लगता है कि चूंकि वो एरिया बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, उस बहुत ही ज़्यादा आपके इनस्टेबल है, और पिछले मामलों में भी जो हमने देखा है, जैसे आपको याद होगा कि जब भारतीय डॉक्टर का अपहरण हुआ था तब ISIS की तरफ से ये दबाव बनाया गया। लेकिन एक बात मैं और जानना चाहता हूं मनीष, ये बात मेरे जहन में कौंध रही है कि पूरी दुनिया छोड़कर, हिंदुस्तान का इतना बड़ा भूभाग छोड़कर और यहाँ का कामकाज छोड़कर इस तरह की जगहों पर जाने के लिए लोग क्यों प्रेरित होते हैं, ये भी समझ लेना जरूरी है। और इस बारे में मनीष यादव हमको बता सकते हैं। मनीष, परिवार के लोगों से पूछिए कि पूरी दुनिया छोड़कर लीबिया में काम की तलाश में क्यों गए ये? देखिए दिनेश, एक चीज मैं बता दूं, ये जो आसपास का इलाका है कुशीनगर का, इसमें हर गांव से लगभग आधी से हर परिवार का लगभग एक सदस्य बाहर है, चाहे वो मस्कट हो, चाहे तेहरान हो, चाहे सऊदी अरब हो या फिर लीबिया हो। लेकिन आखिर लीबिया ही क्यों, ये माताजी बेहतर बता पाएंगी। आपके परिवार के 2 लोग, एक मस्कट हैं और ये लीबिया थे मनोज, तो लीबिया ही आखिर क्यों? मतलब वहां पर ऐसा क्या कुछ खास, क्या ज्यादा वेतन की चाह थी? वहां पे 2006 से क्यों रह रहे थे? समझ नहीं पाते हैं। अच्छा पवन, लीबिया ही आखिर क्यों था? क्या वहाँ पर वेतन वगैरह अच्छा था जिसके चलते 2006 से वो वहाँ रह रहे थे? सर 2006 से तो मतलब और अन्य मतलब देशों में हो गए हैं। मतलब इस समय मतलब 2019 में वो मतलब ये गए, तो वहाँ पे वेतन की मतलब। अच्छा, साल भर से लीबिया में थे, सितंबर में जब वापस आए। साल भर से वो लीबिया में थे, वहाँ पे वेतन भी मतलब अच्छी खासी मिलती थी। ये नहीं कि मतलब सब जगह वो लौट के आ चुके थे। मतलब जो
ये आया मतलब कंपनी से कि मतलब हाँ यहाँ पे जाना है, मतलब ये जो नहीं आता है। लेकिन जैसे माहौल खराब है, वहाँ शांति का माहौल हमेशा रहता है, गृह युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं, तो ऐसे में लीबिया में रहना बड़ा असुरक्षित रहता है, तो ये रिस्क आखिर क्यों? सर उससे पहले तो बहुत लोग 6 महीने पहले आ चुके हैं वहाँ से, मतलब वो लोग तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा था, मतलब ये 6 महीने पहले से मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब कोई अन्य मारपीट या आतंकवादियों मतलब ये अपहरण ये सब चलती रही, मतलब ये फोन पे जब आपसे बात करते होंगे तो वहाँ के हालात के बारे में बताते रहे होंगे वो? हाँ, कहते कि वहाँ पर थोड़ा झगड़ा, अपने में लड़ाई झगड़ा करते हैं हम लोग, तो कहीं का करे गए को तन कि आदमी मन कहने कि वो मन अच्छा कंपनी बा तो मन लगा दे के, तो लगा तो आ गई भी थी तो चल गई। मतलब अच्छा वेतन मिलता है तो ठीक है, वेतन नहीं, अच्छा मजदूरी ज्यादा मिलती है, मजदूरी ज्यादा मिलती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलती है, लेकिन इन जगहों पर मिली हुई मजदूरी, ज्यादा मजदूरी कई बार मुसीबत का बड़ा बायस भी बन जाती है। आरपी सिंह साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। सिंह साहब, इस बारे में गवर्नमेंट के पास कितना डेटा के हिसाब से, इनकी स्थितियों के हिसाब से कहां से लोग भेजे जा रहे हैं, किन देशों में ज्यादातर लोग काम करने के लिए पहुंचते हैं, उन देशों में इनकी हालत कैसी रहती है, इस बारे में पूरी कोई स्टडी और पूरा कोई तंत्र काम करता है क्या जो इनकी स्थिति पर लगातार नजर रखता हो? देखिए, भारत सरकार की तरफ से भी और कंपनीज की तरफ से भी गल्फ कंट्रीज में पर्टिकुलरली गल्फ कंट्रीज में लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी देशों में इस टाइप का बर्ताव किया जाता है। ये लीबिया जैसी जगह ऐसी हैं जहां बहुत केसेस पहले भी हुए हैं और अभी भी जैसे हो रहे हैं। पर आप मेरे से पूछें, जैसे यूएई है, आपका कुवैत है, कतर है, बहरीन है, इस टाइप के जो कंट्रीज हैं वो सेफ माने जाते हैं। पर लीबिया में अब सवाल तो यही है ना आरपी सिंह साहब, और इसको लेकर मैं आरपी सिंह साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। आरपी सिंह साहब, ये क्यों है कि ये पैटर्न दिखने के बाद, लगातार इस तरह की घटनाएं होने के बावजूद इन जगहों पर लोगों के जाने पर देश की तरफ से कोई रोक नहीं लगाया जाता, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता, या ऐसी जगहों को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जाता सर? नहीं, देखिए, ऐसे तो लीबिया 2011 के बाद जो डीस्टेबलाइज हुआ तो उसके बाद वो कभी स्थिर नहीं हो पाया है। लेकिन आपके किसी वक्ता ने पहले जो कहा था कि वहाँ पे इंडिया का बहुत ज़्यादा गुडविल है, जैसे इराक में, लीबिया में, आप हालात छोड़ दें तो इंडिया का बहुत बड़ा गुडविल है। और दूसरी बात है साहब कि हमारे लोग मेहनत करने जाते हैं, हमारे लोग अपना खून पसीने से कमाने जाते हैं, कोई प्लम्बर की काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को जनरली टारगेट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो तो सबका वो करते हैं, वो भलाई का काम करते हैं और पैसा भी कमाते हैं, इसमें तो कोई गलत, दे आर नॉट एन इन्वेडिंग फोर्स, उनको कोई राजनीति से क्या लेना देना। और इस तरह से तो पूरी दुनिया में ही उथल पुथल है। आज दुनिया का कौन सा हिस्सा आपको शांत लग रहा है? उथल है। लेकिन गुरमीत सिंह साहब के पास जल्दी से इसी सवाल को लेकर जाऊंगा, उसके बाद में जुड़ूंगा। देवरिया के साथ भी हमारे साथ जुड़ रहा है, वहां का परिजन, वहां के लोग जुड़ रहे हैं, कुशीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। गुरमीत साहब, एक क्विक कमेंट इस पर मैं आपका चाहता हूं कि जहां पर टाइम एंड अगेन इस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्या उन जगहों को आइडेंटिफाई करके कुछ किया नहीं जाना चाहिए सर? बेशक हमारे ही लोगों की वहां जाने पर रोक के संदर्भ में कोई एडवाइजरी नहीं दे दी जानी चाहिए? दिनेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जहां पर भी लड़ाई होती है, और लिबिया के अंदर में तो पिछले 9 साल से इस प्रकार की लड़ाई होती जा रही है, और देखिए वहां पर इतना कंफ्यूजन भी है। लेकिन बड़ी बात यह है, जहां पर लड़ाई होगी वहां पर रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, और वहां पर बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और लेबर का रिक्वायरमेंट एब्सोल्युटली रहेगा। और लिबिया के अंदर में तो दिसंबर 2019 पिछले साल ही 8 महीने की लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर में 300 सिविलियंस मरे थे और 400 इंजर्ड हुए थे और 3 लाख डिस्प्लेस हुए थे। देखिए, यहाँ की स्थिति बहुत नाजुक है। और आज की स्थिति के अंदर में जब ISI और मर्सनरीज आर्मेनिया के लड़ाई के लिए भेजे गए हैं, पाकिस्तान का भी उसमें रोल है, टर्की का तो डायरेक्ट रोल है, तो ये जरूरी है कि एक सिस्टम होना चाहिए, स्पेशली अगर
हमारे देश से गए हुए हैं, हमारे नागरिक हैं, हमारे परिवार के हिस्से हैं, तो सिस्टम की जरूरत है कि उनको वार्न किया जाए और ठीक सिस्टम टाइम पर की उनको जरूरत वापस है लाए। कि लोगों को वार्न किया जाए। लोगों को उतना मालूम नहीं है, एजेंसियों को अपना धंधा देखना है। जाहिर है इस बारे में गवर्नमेंट को और प्रोएक्टिव रोल निभाना होगा। और इससे पहले कि हम आगे चलें, आपको अहम खबर बता दें, आईएसआईएस पर 7 भारतीयों के अगवा करने का शक है। ये आईएसआईएस के आतंकवादी हो सकते हैं। ये शक अब गहराता जा रहा है। लीबिया से घर लौटते वक्त भारतीयों को अगवा किया गया। आईएसआईएस के आतंकियों पर शक गहराता जा रहा है कि ये उन्हीं की कारस्तानी है। पहले भी अपहरण की घटनाओं को ये आतंकवादी अंजाम देते रहे हैं। पहले भी लीबिया में, जैसा कि हमारे मेहमान भी बता रहे थे, किस तरह की घटनाएं पेश आती रही हैं। 8 सितंबर 2015 को डॉक्टर राममूर्ति कोसानम समेत 6 भारतीयों को आईएसआईएस ने बंधक बनाया था। करीब 18 महीने बाद आईएसआईएस के चंगुल से ये छूटे थे। 31 जुलाई 2015 आईएसआईएस ने लीबिया में 4 भारतीयों को सिरते से अगवा कर लिया था। विदेश मंत्रालय की पहल पर बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें छुड़वाया जा सका था। 2 अगस्त 2016 को लीबिया में ऑयल कंपनी ने 3 भारतीयों को अत्याचार का विरोध करने पर बंधक बना लिया था। व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने अपनी दास्तान बयान की थी, बचाने की गुहार लगाई थी और उसके बाद उन्हें रिहा कराया जा सका था। मुन्ना, जो इनमें से इन 7 भारतीयों में से एक मुन्ना चौहान भी हैं और लल्लन उनके रिश्तेदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लल्लन, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो, फोन लाइन पर लल्लन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको ये पता कैसे चला और फिर आपने किया क्या है अभी तक? हमको जब ये पता चला, हेलो, हाँ सुन रहा हूं मैं, कहते जाइए जल्दी से, टाइम कम है। हाँ सर, जैसे जब हमको ये बताया था कि 17 को वापस आ जाएंगे दिल्ली में, तो 17 और 18 को मैं इंतजार किया, नहीं आया। तब जाके मैंने एक नंबर मिला जिसमें उसने जो है एनडी इंटरप्राइजेज में संपर्क किया। उस नंबर पे संपर्क करने के बाद वहां से कोई जवाब नहीं मिला कि मैंने भेज दिया हूँ, तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आए कि नहीं है ये मैं नहीं बता सकता। उसके बाद मैं 27 सितंबर को दिल्ली पहुंच गया और वहां पहुंच करके मैंने एनडी इंटरप्राइजेज में संपर्क किया। वहां जाने के बावजूद भी वहां पे जो बैठे बाबू हैं, क्लर्क हैं, वो सही से बताने को बात तैयार नहीं थे। हम अपनी बात पूछते थे, वो जला के अपना काम करने में शुरू जाते थे। नहीं तो ये आपको कब बताया गया कि उनको अगवा कर लिया गया है, अपहरण हो गया उनका और फिरौती मांगी जा रही है? कब, किसने बताया? मैं बता रहा हूँ आपसे आगे बात। फिर उस कंपनी में हम लोग गए, तो फिर जो है वो बाबू फोन किए, तो गौरव आए उस कंपनी के मैनेजर। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, गौरव जी से बात हुई। मैंने कहा कि मैं इस नंबर पे फोन करता था तो मुझे कोई सूचना नहीं मिलती थी, लास्ट में मुझे मजबूर होकर के आपके कंपनी में आना पड़ा। क्या बताइए? चलिए लल्लन, आपने तो बताया, उधर साजिद को क्या पता चला? इब्राहिम जो कि गुजरात से गए थे यहाँ पर, उनके भाई को कब पता चला कि उनके भाई का अपहरण हुआ है? साजिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साजिद, आपको कब पता चला कि ऐसी घटना हो गई है उनके साथ? हमारे को 17 तारीख बाद में फोन किया। कैसे पता चला 17 को? 17 तारीख को एजेंट ने फोन किया। एजेंट ने बोला कि वो कोरोना है, इसके लिए सबको रख दिया है। किस एजेंसी के जरिए गए थे ये इब्राहिम? और दिल्ली के गौरव के लिए। चलिए, दिल्ली में ही वो एजेंसी भी है और इस तरीके से आप देख रहे हैं इन एजेंसीज ने उनको वहां पहुंचाया। कुछ को तो सूचना दी कि ऐसी कोई घटना आ गई है उनके साथ पेश, लेकिन बाकियों को तो बताया भी नहीं गया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,